अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सी एस 504 की मिड टर्म के हवाले से प्रिपरेशन करेंगे। आज मैं आपके लिए वो वाले एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर्स के वो एमसीक्यूज़ लाई हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं। ये एमसीक्यूज़ हर साल रिपीट होते हैं। 95% आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो इस पास्ट पेपर्स की फ़ाइल में से आते हैं। तो आप लोगों ने ये एमसीक्यूज़ बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। अगर आप लोगों ने जिन बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है ना, अगर उन्होंने भी ये फ़ाइल ध्यान से सारी समझ ली ना और इसको कर लिया, तो वो बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपने पेपर में एमसीक्यूज़ को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पास्ट पेपर है और उसका सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, बाय फॉलोइंग मॉडर्न सिस्टम इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस सिमुलेशन ऑफ रिएक्टिव सिस्टम इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी। इसमें वो ये बात कर रहे हैं कि बाय फॉलोइंग मॉडर्न सिस्टम इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस के जदीद ज़माने के जो इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करते हुए, मॉडर्न सिस्टम को फॉलो करते हुए, क्या सिमुलेशन ऑफ रिएक्टिव सिस्टम इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी, क्या जो रिएक्टिव सिस्टम की सिमुलेशन है वो ज़रूरी नहीं है। तो आपने बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि सिमुलेशन जो है वो मॉडर्न सिस्टम इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिखा है इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी, तो ये उल्ट हो गया, तो इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो सेकंड जो एमसीक्यूज है उसमें ये पूछ रहे हैं कि द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है वो क्या करती है। तो इन चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर 4 है ये करेक्ट है कि वो इन स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इंडिकेट करती है, इंडिकेट सिस्टम रिएक्शन टू एक्सटर्नल इवेंट्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है कि एक्सटर्नल इवेंट्स पर सिस्टम रिएक्शंस की इंडिकेशन इंडिकेट करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 2, द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम आर कि जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है वो क्या करती है। तो वो करती है, इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है कि इंडिकेट करती है सिस्टम रिएक्शन टू एक्सटर्नल इवेंट, कि एक्सटर्नल इवेंट पर सिस्टम रिएक्शन की निशानदही करती है, इंडिकेट करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 3, कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स आर। एमसीक्यू ऑप्शन नंबर 1 है नीड टू मॉडल इवेंट ड्राइवन सिस्टम, required for all systems, used in place of data flow diagrams, or useful for modeling user interface। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है कि कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, इनकी ज़रूरत होती है टू नीड टू मॉडल इवेंट ड्रिवन सिस्टम, कि इसका मतलब ये है कि इवेंट से चलने वाले सिस्टम्स को मॉडल करने के लिए कंट्रोल फ्लो डायग्राम की ज़रूरत होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 4, आ चेंज बिकम डैश, ये तब्दीली रोनमा होती है बिग डैश, कि क्या तब्दीली होती है बिकॉज ऑफ क्लोज प्रेजेंस ऑफ डेटा एंड फंक्शन। तो इसमें आपने तीन चीज़ें बतानी है कि तब्दीली रोनमा होती है और किसकी वजह से होती है और किस पर होती है। तो लोकलाइज्ड जो है आपके पास तब्दीली होती है और ये क्लोज प्रेजेंस की वजह से होती है ऑफ डेटा एंड फंक्शन, कि इसमें आपने ये बताना था कि डेटा और फंक्शंस की जो क्लोज प्रेजेंस की मौजूदगी की वजह से तब्दीली होती है, लोकलाइज्ड की वजह से तब्दीली होती है, चेंज बिकम लोकलाइज्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 5। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 5, अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इवोल्व्स फ्रॉम अ, कि एक जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो किससे तैयार होता है या किससे इवोल्व होता है। स्मॉल सिस्टम, मीडियम सिस्टम, बिगर सिस्टम या नॉट द गिवन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्मॉल सिस्टम, कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम छोटे निज़ाम से यानी छोटे सिस्टम से, स्मॉलर सिस्टम से तैयार होता है, इवोल्व्स होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 6, कपलिंग इज अ मेजर ऑफ डैश ऑफ अ मॉड्यूल और कंपोनेंट। तो इसमें आपने बताया है कपलिंग इज अ मेजर, कि कपलिंग जो है एक पैमाना है, एक मेजर है। कपलिंग इज अ मेजर ऑफ डैश, कि कपलिंग किसका पैमाना या मेजर है। तो वो है करेक्ट ऑप्शन इंडिपेंडेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑफ अ मॉड्यूल और कंपोनेंट, मॉड्यूल और कंपोनेंट का। तो कपलिंग इज अ मेजर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ अ मॉड्यूल और कंपोनेंट, ये कपलिंग जो है मॉड्यूल और कंपोनेंट का एक आज़ादाना मेजर है या पैमाना है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 7,
सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस फेज इन बोर्ड्स कि जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस फेज है वो किस में इन्वॉल्व करता है, डीबगिंग में, एडिंग न्यू फीचर में, मेकिंग चेंजेस में, या ऑल द गिवन। तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इन्वॉल्व करता है डीबगिंग में, एडिंग न्यू फीचर में, मेकिंग चेंजेस में, या ऑल द गिवन। तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस फेज में ये तीनों चीज़ें ही इन्वॉल्व होती हैं, डीबगिंग भी होती है, एडिंग न्यू फीचर्स भी होते हैं, मेकिंग चेंजेस भी होते हैं, ऑल ऑफ द गिवन इसका करेक्ट ऑप्शन है। Next MCQ है MCQ number 8. The hardest single part of building a software system is deciding preciously dash to build कि सॉफ्टवेयर सिस्टम की जो बिल्डिंग है, सॉफ्टवेयर सिस्टम की तामीर का सबसे जो मुश्किल वाहिद हिस्सा प्रीशियसली तौर पर फैसला करता है कि डैश टू बिल्ड, बट टू बिल्ड, हाउ टू बिल्ड, व्हेन टू बिल्ड या व्हाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है व्हाट, के इधर आएगा प्रीशियसली व्हाट टू बिल्ड, के सॉफ्टवेयर सिस्टम की तामीर का सबसे मुश्किल वाहिद हिस्सा प्रीशियसली तौर पर फैसला करता है कि क्या करना है, तो व्हाट इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 9. इंटरेक्शन डायग्राम डिपिस्ट द डैश बिहेव द सिस्टम। तो इसमें वो कह रहे हैं कि इंटरेक्शन डायग्राम है वो डिपिस्ट करता है यानी कि जाहिर करता है, बयान करता है कौन से बिहेवियर सिस्टम को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डायनामिक, कि इंटरेक्शन डायग्राम डिपिस्ट द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, कि इंटरेक्शन डायग्राम जो है वो डायनामिक बिहेवियर सिस्टम को जाहिर करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 10. इन सीक्वेंस डायग्राम द टाइम रिक्वायर्ड बाय द रिसीवर ऑब्जेक्ट टू process the message is denoted by and dash। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि इन सीक्वेंस डायग्राम में मैसेज पर इन सीक्वेंस डायग्राम द टाइम रिक्वायर्ड, जो टाइम आपको रिक्वायर होता है बाय द रिसीवर ऑब्जेक्ट की तरफ से टू प्रोसेस द मैसेज को प्रोसेस करने के लिए इज डिनोटेड बाय एन। तो इसको किससे डिनोट किया जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन है एक्टिवेशन बॉक्स। तो इसका मतलब ये है कि इस सीक्वेंस डायग्राम में मैसेज पर प्रोसेस करने के लिए एक रिसीवर ऑब्जेक्ट के लिए जो रिक्वायर्ड वक्त होता है, रिक्वायर्ड टाइम होता है, इसको एक्टिवेशन बॉक्स के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 11. अ poorly designed interface can cause a user to make a catastrophic errors। कैटास्ट्रॉफिक एरर का मतलब होता है कि तबाहकुन गलतियाँ। इस वक्त ऑफ मोटिवेशन पार्ट जीयूआई, तो आपने बताना है कि ये क्या जीयूआई की वन ऑफ द मोटिवेशन है बीजीयूआई के लिए। तो इस ये आपने बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, कि आप पोअरली डिज़ाइन इंटरफेस के जो एक पोअरली डिज़ाइन इंटरफेस होता है यानी नाकिस इंटरफेस can cause a error can cause a user to make a catastrophic error, जो कि यूज़र को तबाहकुन गलतियां करने का सबब बनते क्या तबाहकुन गलतियां करने का सबब बनता है। पुअरली डिज़ाइन इंटरफेस इज़ वन ऑफ द मोटिवेशन पार्ट जीयूआई, क्या ये जीयूआई की इंटरफेस में से एक इंटरफेस है, जीयूआई की एक मोटिवेशन है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट आपके पास जो एमसीक्यूज़ है वो एमसीक्यूज़ है MCQs नंबर 12. आइडेंटिफाइंग सिस्टम फीचर्स इंक्लूड, आप बताना है कि आइडेंटिफाइंग सिस्टम फीचर्स में क्या क्या शामिल है। लोग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कंडक्ट बिजनेस, एनालाइज बिजनेस रिजल्ट्स, ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट MCQs है MCQ नंबर 13. एस्टैब्लिशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ऑब्जेक्ट इंक्लूड, मतलब कि ऑब्जेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एस्टैब्लिश करना यानी कि ऑब्जेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कायम करना इन इन इज इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, जनरलाइजेशन रिलेशनशिप, स्पेशलाइजेशन रिलेशनशिप, ऑल ऑफ द अबव, या आइडेंटिफाइंग एसोसिएशन रिलेशनशिप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट फाइंडिंग मेथड। तो इसमें आपने ये बताना है, वो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्ट फाइंडिंग मेथड, के इनमें से जो आपको फॉलोइंग गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है इज अ फैक्ट फाइंडिंग, कि हकाइक को, फैक्ट को फाइंड करने का, हकाइक तलाश करने का तरीका या मेथड कौन सा है। साइट विजिट्स है, प्रोटोटाइपिंग है, स्टडी ऑफ सिमिलर सिस्टम्स है, और द गिवन। तो करेक्ट ऑप्शन है प्रोटोटाइपिंग फैक्ट फाइंडिंग मेथड है। नीचे ये देखिए आपको लिखा भी है 7 कॉमन फैक्ट फाइंडिंग मेथड, कि 7 कॉमन फैक्ट फाइंडिंग मेथड्स हैं जिनमें से ये हैं। इनमें सैम्पलिंग, रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनरीज, इंटरव्यू, ये देखिए प्रोटोटाइपिंग आ गया, प्रोटोटाइपिंग, ज्वाइंट रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग। तो ये 7 आपके पास फैक्ट फाइंडिंग मेथड है। इधर हमें प्रोटोटाइपिंग गिवन ऑप्शन था, अगर इनमें से कोई भी आएगा तो आप उसको भी करेक्ट ऑप्शन कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 15.
नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 15 कि विंडोज़ मोबाइल इज़ अ पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। कि विंडोज़ मोबाइल एक मकबूल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है विच सीन्स कॉमनली ऑन पीडी एज, जो कि आम तौर पर पीडी एज पर देखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी पेयर बेस्ट डिस्क्राइब इट, तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा कैटेगरी पेयर की ऐसे जोड़ा है जो इसको अच्छे से डिस्क्राइब करता है, अच्छे से वजाहत करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। ये कैटेगरी पेयर है जो कि इसको बेस्ट डिस्क्राइब करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 16 दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। क्या हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच जो आपको गिवन ऑप्शन है इनमें से क्या काम करता है। इम्प्रूव द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड्स, मेक्स ऑब्जेक्ट लेस इंडिपेंडेंट, इंक्रीज टेस्टिंग टाइम, कॉम्प्लिकेट्स मैपिंग ऑफ अ सिस्टम मॉडल टू एन इम्प्लीमेंटिंग मॉडल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है कि द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच जो है वो इम्प्रूव करता है द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड्स के। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच कोड्स को दोबारा इस्तेमाल करने को बेहतर बनाता है। और इन नीचे ये लाइन में लिखा भी गया है कि मजीद वो क्या काम करता है। द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इम्प्रूव द मेंटेनेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो इनमें से रीयूजेबिलिटी तो हमने यहाँ पढ़ लिया, अगर इन दोनों में से भी कोई आएगा तो वो हम करेक्ट ऑप्शन कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास। अब हम दूसरे पास पेपर को रीड करेंगे। उसका फर्स्ट एमसीक्यूज है मोस्ट सॉफ्टवेयर कंटिन्यूज टू बी कस्टम बिल्ड बिकॉज। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर्स हैं मोस्ट सॉफ्टवेयर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाए जाते हैं, कस्टम बिल्ड बिकॉज। कि आप वो ये पूछ रहे हैं कि ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाए जाते हैं बिकॉज, क्योंकि इनमें से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बिकॉज, क्योंकि ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर नॉट कॉमनली अवेलेबल। क्योंकि ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर के जो अज्जा होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो आमतौर पर दस्तियाब नहीं होते। इसी वजह से ज़्यादातर सॉफ्टवेयर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाए जाते हैं, कस्टम बिल्ड्स होते हैं, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर कस्टम बिल्ड्स होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 2 विच ऑफ द आइटम लिस्टेड बिलो इज नॉट वन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर। इसमें आपने बताना है कि जो लिस्टेड नीचे आपको गिवन ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि लिस्ट आइटम नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर का। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर सी है मैन्युफैक्चरिंग वो नहीं है, टूल्स प्रोसेस मेथड ये इसके आइटम्स हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर का आइटम नहीं है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा था इज नॉट। अगर ये पूछते कोई कौन सा है तो हम ये इन तीनों में से कोई ऑप्शन हमें देते फिर हम उसको करेक्ट ऑप्शन कंसिडर करते। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 3 विच ऑफ दीज पीपल वुड नॉट बी लाइकली टू पार्ट ऑफ द फर्स्ट टीम। इसमें आपने बताना है कि विच ऑफ दीज पीपल के कौन से जो नीचे गिवन ऑप्शन में से जो लोग हैं वुड नॉट बी लाइकली टू पार्ट द फर्स्ट टीम, इनमें से कौन से लोग ऐसे लोग हैं जो कि फर्स्ट टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं बनेंगे, मैन्युफैक्चरिंग रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं बनेंगे, या मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं बनेंगे, सीनियर फाइनेंशियल ऑफिसर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सीनियर फाइनेंशियल ऑफिसर जो है वो फर्स्ट टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 4 and state transition can only occur when triggered by an इसमें वो ये पूछ रहा है कि a state transition can occur कि जो state transition सिर्फ तब occur हो सकती है when triggered by an dash कि किसके trigger होने से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इवेंट। a state transition can only occur when triggered by an event इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 5। तो ये एमसीक्यू नंबर 5 आपका रिपीट होगा। ये हमने पास्ट पेपर जो पहला पास्ट पेपर हमने पढ़ा था ना उसमें ये आपका सेकंड एमसीक्यूज था, तो ये आपका रिपीट हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 6 अ प्रोसेस विच डज नॉट टेक इनपुट इज कॉल्ड। कि आपने बताना है जो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि इनपुट को टेक नहीं करता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो है मेडिकल प्रोसेस। तो मेडिकल प्रोसेस जो है वो इनपुट को नहीं लेता, मेडिकल प्रोसेस है आउटपुट। आगे में लिखा भी है कि मेडिकल प्रोसेस जो है वो एक आउटपुट देता है बट नॉट इनपुट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेडिकल प्रोसेस, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा था कि जो इनपुट नहीं लेता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही है कि मेडिकल प्रोसेस डज नॉट टेक इनपुट। इसके अलावा कोर प्रोसेस, सेकेंडरी प्रोसेस ये तमाम इनपुट्स लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 7 डेटा स्टोर नोटेशन इन डी एफ डीज प्रेजेंट।
कि डेटा स्टोर जो है इसमें वो ये कह रहे हैं कि डीएफटी में डेटा स्टोर नोटेशन पेश करता है डेटा इनपुट डेटा आउटपुट या डेटा इनपुट एंड आउटपुट इज नॉन ऑफ द गिवन। तो डेटा इनपुट एंड डेटा आउटपुट का करेक्ट ऑप्शन है कि डीएफटी में डेटा स्टोर नोटेशन डेटा इनपुट एंड डेटा आउटपुट दोनों को पेश करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 8। कपलिंग इज द मेजर ऑफ, ये भी आपका रिपीट हो गया, ये भी हमने पास्ट पेपर नंबर 1 में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 9। तो एमसीक्यू नंबर 9 में ये बात हो रही है कि इफ़ अ प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड, कि अगर प्रॉब्लम को हम लोग आइडेंटिफाई कर लें एंड फिक्स करें एट अ डैश स्टेज, किस स्टेज पे अगर हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड और फिक्स करें इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में, तो इट विल कॉस्ट मच मोर देन, तो ये बहुत ज़्यादा लागत आएगी इफ़ इट हैज़ अ फिक्स्ड एट डैश स्टेज, कि अगर हम इसे डैश स्टेज पर फिक्स करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लेटर एंड अर्लियर, कि अगर हम लोग प्रॉब्लम को इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में फिक्स और आइडेंटिफाई लेटर करेंगे तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा होगी किसकी निस्बत, अगर हम इसे अर्लियर स्टेज में करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लेटर एंड अर्लियर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 10। वंस दीज रिक्वायरमेंट्स हैव बीन फाइनलाइज्ड द डैश प्रोसेस स्टार्ट। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि ज़रूरियात को वंस दिस रिक्वायरमेंट, जब इन रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज किया जाता है तो कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ए है कंस्ट्रक्शन, कि जब वंस दिस रिक्वायरमेंट हैव बीन फाइनलाइज, जब तमाम रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज किया जाता है तो कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो आपके पास एमसीक्यूज है वो है एमसीक्यू नंबर 11। इडेंटिफाइंग होल पार्ट स्ट्रक्चर एग्रीगेशंस कहते हैं मजमूओं को, कि वो कह रहे हैं कि इडेंटिफाई होल पार्ट स्ट्रक्चर एग्रीगेशंस मींस कि मुकम्मल यानी होल पार्ट स्ट्रक्चर्स को शनाख्त करना, आइडेंटिफाई करने का क्या मतलब है। मींस व्हाट आर माय कि मेरे क्या हैं डैश कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं या क्लासेस हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कंपोनेंट्स, व्हाट आर माय कंपोनेंट्स, के आइडेंटिफाइंग होल पार्ट स्ट्रक्चर एग्रीगेशंस मींस दैट व्हाट आर माय कंपोनेंट्स, के मुकम्मल पार्ट यानी होल पार्ट स्ट्रक्चर्स की शिनाख्त का मतलब ये है कि मेरे कंपोनेंट्स क्या हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है कंपोनेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 12। डेटा डिजाइन एक्चुअली बिगन्स ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ द एनालिसिस मॉडल नॉट द आर्किटेक्चरल मॉडल। तो इसमें आपने ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है कि फॉल्स, कि क्या स्टेटमेंट क्या है कि डेटा डिज़ाइन दरअसल बिगिन शुरू होता है ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ द एनालिसिस मॉडल की क्रिएशन के दौरान, नॉट द आर्किटेक्चरल मॉडल, ना कि आर्किटेक्चरल मॉडल के दौरान। क्या स्टेटमेंट ट्रू है। तो जी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि डेटा डिज़ाइन दरअसल एनालिसिस मॉडल की क्रिएशन के दौरान शुरू होता है, आर्किटेक्चरल मॉडल के नहीं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 13। एक सिस्टम आर्किटेक्चर इज इम्पोर्टेंट टू कंसीडर बिकॉज इट हेल्प्स इन मेकिंग। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि सिस्टम आर्किटेक्चर पर गौर करना ज़रूरी है, कंसीडर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या बनाने में मदद करता है। ये म्यूचुअल कम्युनिकेशन के बनाने में मदद करता है, अर्ली डिज़ाइन डिसीजन में मदद करता है, रीयूजेबल एब्स्ट्रक्शन ऑफ अ सिस्टम में मदद करता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ये तमाम चीज़ें करने में मदद करता है सिस्टम आर्किटेक्चर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 14। Software architecture is the dash of the component of program system, their interrelationship and principles and guideline governing their design and evaluation over time। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्ट्रक्चर के सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ प्रोग्राम, कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है वो स्ट्रक्चर है ऑफ द कंपोनेंट ऑफ प्रोग्राम सिस्टम का, their relationship and principle and guideline governing their design evaluation over time। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 15। cohesion is about making sure each component does dash thing and does it well।
तो इसमें ये बात हो रही है कि कोहेजन इज़ अबाउट मेकिंग श्योर कि कोहेजन जो है यानी आहंगी जो है इस बात को यकीनी बनाने के बारे में है कि ईच कंपोनेंट डज डैश थिंग कि जो तमाम जुज़ हैं या तमाम कंपोनेंट हैं वो काम करते हैं एंड डज इट वेल। वो क्या कितने काम करते हैं तो आपने ये बताना है तो वो एक काम करते हैं और उसे अच्छी तरह करते हैं। तो कोहेजन इज़ अबाउट मेकिंग श्योर ईच कंपोनेंट डज वन थिंग एंड डज इट वेल। कि कोहेजन इस बात को यकीनी बनाने के बारे में है कि हर कंपोनेंट एक काम करता है और उसे अच्छी तरह करता है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है 1। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 16। Following are some statements associated with data flow diagram. Identify the correct statement from among them. वो कह रहे हैं कि डेटा फ्लो डायग्राम से मुतलिक ना कुछ डेटा फ्लो डायग्राम से वाबस्ता या उससे एसोशिएट करती हैं कुछ बयानात दर्ज झेल हैं डेटा फ्लो डायग्राम से। तो आपने बताना है इनमें से सही बयान या सही स्टेटमेंट कौन सी है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। DFDS are used to represent only functional processing, data stores and data movement between functions। कि DFDS का इस्तेमाल सिर्फ फंक्शनल प्रोसेसिंग, डेटा स्टोर एंड डेटा की मूवमेंट एंड डेटा मूवमेंट बिटवीन फंक्शंस और फंक्शंस के दरमियान डेटा की मूवमेंट की नुमाइंदगी करने के लिए या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 17। यूएमएल यानी कि इसका स्टैंड फॉर है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज यानी यूएमएल एनालिसिस मॉडलिंग फोकसेस ऑन द डैश। तो ये मैं आपको बता दूं ये हमारा तीसरा पास्ट पेपर है और तीसरे पास्ट पेपर का पहला एमसीक्यूज है। तो इस एपिसोड में ये बात थी कि यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के यूएमएल जो है एनालिसिंग मॉडलिंग फोकसेस ऑन द डैश कि यूएमएल एनालिसिंग मॉडलिंग किस पे फोकस करती है किस पर मरकूज है किस पर फोकस है। तो वो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी यूजर मॉडल एंड स्ट्रक्चर मॉडल। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 2। द डेटा फ्लो डायग्राम मस्ट बी augmented by the descriptive text in order to describe the functional requirements for a software product। तो आपने इसमें बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। दरअसल इस स्टेटमेंट में बात ये हो रही है कि डेटा फ्लो डायग्राम को डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट के ज़रिए बढ़ाया जाना चाहिए ताकि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए फंक्शनल तकाज़ों को फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बयान किया जा सके। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 3। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज़ ऑर्डिनरी डेटा फ्लो डायग्राम्स टू मॉडल फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रियल टाइम सिस्टम। तो इसमें भी आपने बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो इस स्टेटमेंट में ये बात हो रही है कि रियल टाइम सिस्टम की फंक्शनल ज़रूरियात को मॉडल करने के लिए ऑर्डिनरी डेटा मॉडल फ्लो डायग्राम का इस्तेमाल मुमकिन नहीं है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है फॉल्स है ये स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्यों फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे लिखा है इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि हालांकि ये पॉसिबल है। इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ ऑर्डिनरी डेटा फ्लो डायग्राम टू मॉडल द फंक्शन रिक्वायरमेंट्स ऑफ रियल टाइम सिस्टम। तो इसका अगर यहाँ पे नॉट ना होता तो ये ट्रू थी लेकिन इन्होंने यहाँ पे नॉट पॉसिबल लिख दिया तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 4। एन ऑब्जेक्ट और क्लास में फर्दर बी क्लासिफाइड द बेसिस ऑफ के जो ऑब्जेक्ट और क्लास है इसको फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है किसकी बेसिस पे बिहेवियर ड्राइवन एट्रीब्यूट्स की डेटा ड्राइवन एट्रीब्यूट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइवन एट्रीब्यूट्स। तो ये तीनों करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट एमसीक्यू था एमसीक्यू नंबर 5। अ पब्लिक इंटरफेस प्रोवाइड अ वे फॉर डैश विद अदर क्लासेस के जो एक पब्लिक इंटरफेस है एक अवामी इंटरफेस है पब्लिक इंटरफेस है वो प्रोवाइड करता है अवे हमें एक रास्ता फॉर डैश विद अदर क्लासेस दूसरी क्लासेस तक एक रास्ता फ्राहम करता है। तो वो कौन सा है वो असेसिबिलिटी। इसका करेक्ट ऑप्शन है कि एक पब्लिक इंटरफेस दूसरी क्लासेस के साथ रसाई का रास्ता फ्राहम करता है यानी कि असेसिबिलिटी का रास्ता फ्राहम करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है असेसिबिलिटी। नेक्स्ट ऑप्शन है DFD नोटेशन कंटेन। ये भी आपका ऑप्शन एमसीक्यूज रिपीट हो गया है। ये वाला एमसीक्यू भी आपका रिपीट हो गया है। और ये वाला एमसीक्यू जो है वो है एमसीक्यू नंबर 8। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मेनली डील्स विद द डैश ऑफ द सिस्टम। तो इसमें ये बात हो रही है कि आपने बताना है कि जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है वो बुनियादी तौर पर मेनली डील्स विद डैश बेस्ड सिस्टम। कि जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है
ये बुनियादी तौर पर किस फेज से मुतल्लिक है? तो ये डेफिनेशन फेज इसका करेक्ट ऑप्शन है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बुनियादी तौर पर डेफिनेशन फेज के मरहले से या डेफिनेशन फेज से मुतल्लिक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर आपका 9। इसमें है कि इनसफिशिएंट यूजर इन्वॉल्वमेंट लीड्स टू डैश प्रोडक्ट कि ना काफ़ी यूज़र्स यानी ना काफ़ी इनसफिशिएंट यूज़र ना काफ़ी यूज़र इन्वॉल्वमेंट के ना काफ़ी यूज़र की इन्वॉल्वमेंट लीड्स टू डैश प्रोडक्ट कि ना काफ़ी यूज़र की शमूलियत डैश की तरफ ले जाता है। तो किन किन मसनूआत की तरफ ले जाता है, किन प्रोडक्ट्स की तरफ ले जाता है? तो अनएक्सेप्टेबल कि ना काफ़ी यूज़र की शमूलियत इन्वॉल्वमेंट नाकाबिल कबूल प्रोडक्ट की तरफ ले जाता है। अनएक्सेप्टेबल इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 10। विच वन इज नॉट द पर्पस ऑफ इंट्रैक्शन डायग्राम के इंट्रैक्शन डायग्राम का मकसद इनमें से कौन सा नहीं है गिवन ऑप्शंस में से? मॉडल इंट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ अ सिस्टम्स एक्चुअली वर्क्स, identifying responsibilities operation and assign them to classes या identifying dependencies among objects। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है identify dependencies among objects के अशिया के दरमियान डिपेंडेंसीज की शिनाख्त करना, आइडेंटिफाई करना ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिपेंडेंसीज की शिनाख्त करना, आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 11। कोलैबोरेशन डायग्राम है बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। वो कह रहे हैं कि कोलैबोरेशन डायग्राम जो है उसके बेसिकली दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट्स एंड डैश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मैसेज कि जो कोलैबोरेशन डायग्राम है बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट कौन कौन से? ऑब्जेक्ट्स एंड मैसेज। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 12। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 10। सेंट्रल रोल ऑफ द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट इंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस रिलेटेड टू कि जो सेंट्रल रोल है ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट का जो सेंट्रल रोल है इन इंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस में इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेट करता है? प्रोजेक्ट प्लानिंग के साथ, प्रोजेक्ट ट्रेसिंग के साथ, चेंज कंट्रोल से, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। नीचे वाला आपका जो एमसीक्यूज है वो रिपीट हो गया, उससे नीचे वाला एमसीक्यूज भी रिपीट हो गया, उसके नीचे वाला एमसीक्यू भी आपका रिपीट हो गया, और उसके नीचे है विच व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर क्वालिटी ऑफ वेब बेस्ड ट्रांजैक्शन के वेब बेस्ड ट्रांजैक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या है? एफिशिएंसी, मॉडुलैरिटी, यूजेबिलिटी या सिक्योरिटी? तो सिक्योरिटी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर क्वालिटी है किसकी? वेब बेस्ड ट्रांजैक्शन की। जी, तो ये थी हमारी मास की फ़ाइल। अब हम लोग जो नेक्स्ट पास्ट पर्स पढ़ेंगे वो है वकार की फ़ाइल से। हम लोग वकार की फ़ाइल देखते हैं। इसका जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है ये रिपीट हो गया, ये मास की फ़ाइल से हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है एमसीक्यूज़ नंबर 2। डोमेन मॉडल इज डैश स्टेप इन मेकिंग एन एफिशिएंट सिस्टम। आपने बताना है कि डोमेन मॉडल एक कौन सा स्टेप है इन मेकिंग एन एफिशिएंट सिस्टम, एक एफिशिएंट सिस्टम बनाने में। तो डोमेन मॉडल इज इनिशियल स्टेप इन मेकिंग अ एंड इज मेकिंग एन एफिशिएंट सिस्टम कि जो डोमेन मॉडल है वो एक इनिशियल स्टेप है एक एफिशिएंट सिस्टम बनाने में। सेकेंडरी, लास्ट, मिडल ये रॉन्ग है, इनिशियल इसका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 3। सी आर यू डी ऑपरेशन डू नॉट इंक्लूड। आपने बताना है कि जो सी आर यू डी ऑपरेशन है इसमें इन गिवन ऑप्शन में से कौन सा इंक्लूड नहीं है। उससे पहले आपको बताना चाहिए सी आर यू डी ऑपरेशन हैं कौन से। तो सी आर यू डी में जो सी है उसका मतलब होता है क्रिएट, क्रिएट ऑपरेशन होता है। आर का ऑपरेशन है रीड करना, यू का ऑपरेशन होता है अपडेट करना, और डी का ऑपरेशन होता है डिलीट करना। तो इसी तरह इधर क्रिएट भी है, रीड भी है, अपडेट भी है, पर यहाँ फ्लो की जगह डिलीट आना चाहिए था। तो इसके इसलिए सी आई यू डी ऑपरेशन में कौन सा इंक्लूड नहीं है? फ्लो। फ्लो इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 4। इन डैश ईच प्रोग्राम, आपने बताना है कि नीचे जो गिवन कौन से प्रोग्राम ऐसे हैं ईच प्रोग्राम मॉड्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर बॉक्स। इसमें आपने ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा डायग्राम है जो जिसमें रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है ईच हर प्रोग्राम मॉड्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस डायग्राम में रेक्टेंगुलर बॉक्स ईच प्रोग्राम मॉड्यूल को रिप्रेजेंट करता है? तो यूज केस डायग्राम, डॉक्यूमेंट फ्लो डायग्राम, केस डायग्राम या डेटा फ्लो डायग्राम। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है कि इन यूज केस डायग्राम के यूज केस डायग्राम में जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो हर डेटा हर प्रोग्राम मॉड्यूल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है एमसीक्यू नंबर 5 है वो है इस अथोराइज्ड और असेस परफॉर्मेंस इज द एग्जांपल ऑफ
और बताना है कि जो इस अथॉराइज्ड और असेस परफॉर्मेंस है, ये किसकी एग्जांपल है? प्रॉपर्टीज की, सर्विसेज की, एट्रीब्यूट्स या लिंक्स की? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सर्विसेज की। Next MCQs है MCQ number 6. What would be the most suitable architecture to develop a commercial web page to do business transaction over the internet? मतलब ये कि what would be the most suitable architecture कि कौन सा सबसे मौजू suitable architecture है to develop a commercial web page, एक commercial web page को develop करने के लिए to do business ट्रांजैक्शन ओवर द इंटरनेट पर बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो फिर सूटेबल जो है उनमें से कौन सा क्लाइंट सर्वर मॉडल, इजलैंड मॉडल, आर ए डी, रेड मॉडल या रिपोजिटरी मॉडल? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल सबसे सूटेबल आर्किटेक्चर है एक कमर्शियल वेब पेज को डेवलप करने के लिए, जिस डेवलप करने के लिए ओवर द इंटरनेट टू डू बिजनेस बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए ओवर द इंटरनेट। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल सबसे बेस्ट मॉडल है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 7। यूएमएल यानी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एनालिसिस मॉडलिंग फोकसेस ऑन द कि यूएमएल जो है एनालिसिस मॉडलिंग किस पर फोकस होता है? बिहेवियरल मॉडल एंड एनवायरमेंटल मॉडल, बिहेवियरल मॉडल एंड इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, यूजर मॉडल एंड एनवायरमेंट मॉडल या यूजर मॉडल एंड स्ट्रक्चर मॉडल? तो ये आपका रिपीट होगा, ये हमने पहले भी किया था मास के फाइल में कि यूएमएल एनालिसिस मॉडलिंग फोकसेस ऑन द यूजर मॉडल एंड स्ट्रक्चर मॉडल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 8। द वर्टिकल डॉटेड लाइंस के जो वर्टिकल डॉटेड लाइंस हैं इन सीक्वेंस डायग्राम में वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? द वर्टिकल डॉटेड लाइन इन सीक्वेंस डायग्राम रिप्रेजेंटेड क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइफ लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट या सर्विसेज ऑफ ऑब्जेक्ट? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लाइफ लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट के द वर्टिकल लाइन डॉटेड लाइन इन सीक्वेंस डायग्राम रिप्रेजेंट लाइफ लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट के वर्टिकल इन सीक्वेंस डायग्राम में वर्टिकल डॉटेड लाइंस जो होती हैं वो लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट को शो रिप्रेजेंट करती हैं, लाइफ लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 9। 40 to 60% ऑफ ऑल डिफेक्ट्स फाउंड इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के यानी कि वो कह रहे हैं जितने ऑल डिफेक्ट्स जो हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में फाइंड होते हैं कैन बी ट्रेस्ड बैक टू पुअर कि वो ये कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में पाए जाने वाले तमाम नकाइस में से, तमाम डिफेक्ट्स में से 40 to 60% कहाँ बैक हो जाते हैं? बैक टू पुअर रिक्वायरमेंट्स में, बैक टू पुअर डिज़ाइन में, बैक टू पुअर कोडिंग में या बैक टू पुअर टेस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, बैक टू पुअर रिक्वायरमेंट्स कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में पाए जाने वाले तमाम डिफेक्ट्स जो हैं 40 to 60% बैक टू पुअर रिक्वायरमेंट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 10। एस आर एस इज सेट टू बी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एस आर एस का जो स्टैंड है वो है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कि जो एक एस आर एस है इस सेट टू बी इन गिवन ऑप्शन में से क्या कहा जाता है अगर इफ एंड ओनली इफ अगर और सिर्फ इस सूरत में एवरी रिक्वायरमेंट स्टेटेड देयर इन हैज ओनली वन इंटरप्रेशन अगर और सिर्फ इस सूरत में इसमें बयान कर दे हर ज़रूरत की सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन हो, एक तशरीह हो, तो हर रिक्वायरमेंट की एक तशरीह हो। तो इस एसआरएस इज सेड टू बी कम्पैक्ट, अनएम्बिजियस, कंसिस्टेंट या डिटेल्ड। तो एसआरएस इज सेड टू बी unambiguous if and only if every requirement stated therein has only one interpretation। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर Next MCQ is MCQ number 11. Which of the following is not among directly related construction activities of software development? आपने बताना है कि जो गिवन ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा डायरेक्टली रिलेट नहीं करता कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के साथ। किसकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। यानी कि आपने बताना है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के साथ कौन सा इनमें से डायरेक्टली रिलेट नहीं करता? मैनेजमेंट, टेस्टिंग, रिक्वायरमेंट्स, एलिसिटेशन, डिजाइन डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मैनेजमेंट इससे डायरेक्टली रिलेट नहीं करता। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 11। रिलेशनशिप ये आपका मास की फाइल में रिपीट हो गया था, ये यहाँ पे रिपीट हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 13। डैश रिलेशनशिप इज कंसर्न विद क्लासेस नॉट विद द क्लास इंस्टेंस। आपने बताना है कि कौन सा इनमें से रिलेशनशिप ऐसा है जो कंसर्न करता है क्लासेस के साथ विद क्लासेस नॉट विद द क्लासेस इंस्टेंट, ना कि क्लासेस इंस्टेंस के साथ। तो इनहेरिटेंस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इनहेरिटेंस रिलेशनशिप जो है वो कंसर्न करता है विद क्लासेस के साथ नॉट विद द क्लासेस, ना कि क्लासेस इंस्टेंसेस के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी सब करेक्ट है, इनहेरिटेंस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 14। डैश एक्टिविटीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आप बताना है कौन सी एक्टिविटीज इनमें से ऐसी है जो कि डायरेक्टली रिलेट करती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ? कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट, क्वालिटी अश्योरेंस, प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन एक ऐसी एक्टिविटीज है जो डायरेक्टली रिलेट करती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 15। टू कंपोनेंट ऑफ यूज केस मॉडल आर एक्टर एंड डैश। अब मैंने टू कंपोनेंट आप बताएं यूज केस मॉडल के, उनमें से एक तो एक्टर है, दूसरा कौन सा है? एक एक्टर है एंड फंक्शन रिक्वायरमेंट प्रोसेसर यूज केस या सिस्टम बाउंड्री। तो जो तीसरा दूसरा है वो है यूज केस, यानी टू कंपोनेंट ऑफ यूज केस मॉडल आर एक्टर एंड यूज केस। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 16। डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पीटर कॉर्ड मेथोडोलॉजी। इनमें से कौन सा पीटर कॉर्ड मेथोडोलॉजी का पार्ट नहीं है? सिलेक्ट एक्टर, सिलेक्ट पार्टिसिपेंट, सिलेक्ट प्लेसेस, सिलेक्ट एक्शंस। तो ऑप्शन नंबर जो डी है सिलेक्ट एक्शंस, ये जो है पार्ट नहीं है पैटर्न फॉर मेथोडोलॉजी का। इसके ये है ऑप्शन सिलेक्ट ट्रांजैक्शन, सिलेक्ट कंटेनर ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट टेंजिबल थिंग्स। तो जो टोटल इसके पार्ट्स हैं पैटर्न कोड मेथोडोलॉजी के वो 6 है। 3 ये है सिलेक्ट एक्टर, सिलेक्ट पार्टिसिपेंट, सिलेक्ट प्लेसेस, और 3 है सिलेक्ट ट्रांजैक्शन, सिलेक्ट कंटेनर ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट टेंजिबल थिंग्स। तो इनमें से उन्होंने कहा है कौन सा पार्ट नहीं है, तो सिलेक्ट एक्शन जो है वो पैटर्न कोड मेथोडोलॉजी का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 17। ट्रांजैक्शन आर द डैश। अब बताएं कि ट्रांजैक्शन क्या है जो नीचे गिवन ऑप्शंस में से क्या है दैट मस्ट बी रिमेंबर्ड थ्रू टाइम, जो कि टाइम के साथ रिमेंबर रखा जाता है। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इवेंट, एक्शन, ट्रिगर्स या मेथड्स। तो इवेंट्स, इवेंट्स द करेक्ट ऑप्शन है। ट्रांजैक्शंस आर द इवेंट्स दैट मस्ट बी रिमेंबर्ड थ्रू टाइम। तो ट्रांजैक्शंस इवेंट्स हैं जिन्हें वक्त के साथ याद रखना चाहिए। ट्रांजैक्शन तो ऑप्शन नंबर करेक्ट है, इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस आर द इवेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 18। The verb in your problem domain usually indicates some of the dash required of the associated objects. नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 18। द वर्ब इन योर प्रॉब्लम डोमेन, आपने बताना है कि जो वर्ब है आप इन योर प्रॉब्लम डोमेन, आपकी प्रॉब्लम डोमेन में यूजली इंडिकेट अमूमन निशानदेही करता है, यूजली इंडिकेट करता है सम ऑफ द डैश, किसको करता है? रिक्वायर्ड ऑफ द एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट, जो आपको मुतलका ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए है सर्विसेज, ऑप्शन नंबर बी है ऑब्जेक्ट्स, कोलैबोरेशन या एक्टिविटी। इनमें से किसको इंडिकेट करता है जो आपकी वर्ब होती है? तो इनमें से सर्विसेज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। द वर्ब इन योर प्रॉब्लम डोमेन यूजली इंडिकेट सम ऑफ द सर्विसेज रिक्वायर्ड ऑफ द एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स, कि जो वर्ब होता है वो आपके प्रॉब्लम डोमेन में यूजली सर्विसेज को इंडिकेट करती है। सम सर्विस को इंडिकेट करती है जो आपको एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर होते हैं उसमें। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 19। फॉर पर्पस ऑफ बिहेवियर मॉडलिंग अ स्टेट इज एनी। इसमें आपने बताना है फॉर पर्पस ऑफ बिहेवियर मॉडलिंग, यानी कि बिहेवियर मॉडलिंग के पर्पस के लिए अ स्टेट एनी डैश। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है, ऑब्जर्वेबल मोड ऑफ बिहेवियर। फॉर पर्पस ऑफ बिहेवियर मॉडलिंग अ स्टेट इज एनी ऑब्जर्वेबल मोड ऑफ बिहेवियर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 20। अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इवॉल्व्स फ्रॉम अ, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो किससे तैयार होता है, किससे इवॉल्व होता है? तो वो सिंपलर स्मॉलर सिस्टम, आई थिंक सो करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे ना इन्होंने ऑप्शन गलत लगा दिया, इसका स्मॉल सिस्टम आना चाहिए था, तो ये आप इसको क्रिएट कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो किससे तैयार होता है, किससे इवॉल्व होता है? वो स्मॉल सिस्टम से इवॉल्व होता है। जब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है ना, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, यानी पेचीदा प्रॉब्लम, तो हम जब उसको सॉल्व करने का ये भी तरीका होता है कि हम उसको टुकड़ों में, यानी इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, स्मॉल पार्ट्स में, फिर हम उनको पार्ट्स के अंदर पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसको एक पार्ट में सॉल्व करते हैं। तो ये एक तरीका होता है। तो इसका आप इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जो वो है a change become dash because of cross presence of data and function। ये भी आपका रिपीट हो गया, ये भी हमने पिछले पेपर में पढ़ा था। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लोकलाइज्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 2। अ वेबसाइट डेवलप्ड टू सेल मूवीज ओवर द इंटरनेट इज। मतलब ये कि इंटरनेट पर मूवीज को सेल करने के लिए, प्रोस्ट करने के लिए तैयार कर दे एक वेबसाइट है। कौन सी वो वेबसाइट है? साइंटिफिक सॉफ्टवेयर, सोसाइटी सेफ्टी, क्रिटिकल सॉफ्टवेयर, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर या इम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरनेट पर मूवीज को सेल करने के लिए एक सेल करने के लिए तैयार कर दे एक वेबसाइट है, तो वो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 3। गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद प्रोटोटाइपिंग। उन्होंने क्या नीचे जो गिवन में आपको इसको स्टेटमेंट है जो कि प्रोटोटाइपिंग से एसोसिएट करती हैं, उससे मुतल्लिका हैं। आप बताएं कि विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, कि आप बताएं इनमें से कौन सी करेक्ट है जो कि प्रोटोटाइपिंग से एसोसिएट करती है। The scope and the complexity of the system can quickly expand beyond original plans. Prototyping decreases creativity since it does not allow quick feedback. Prototyping negates the requirement for the system analysis phase. या prototyping is a technique that can be used to reduce customer satisfaction। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। जो प्रोटोटाइपिंग है वो एक ऐसी टेक्निक है that can be used to reduce, जो कि रिड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है किसको? कस्टमर सेटिस्फेक्शन को। कस्टमर की मुतमईन को सेटिस्फेक्शन कहते हैं मुतमईन को, कस्टमर को मुतमईन करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट फाइंडिंग मेथड। आपने से बताना है कौन सा फैक्ट फाइंडिंग मेथड नहीं है। यहाँ पे इन्होंने गलत किया हुआ है, प्रोटोटाइपिंग जो है वो फैक्ट फाइंडिंग मेथड है।
इधर ऑप्शन बिल्कुल ठीक दिए हैं, लेकिन इधर स्टेटमेंट इन्होंने गलत कर दिया है। असल में यहाँ आना था विच द फॉलोइंग इज फैक्ट फाइंडिंग वाला था, नॉट नहीं आना था, क्योंकि अब यहाँ पे साइट विजिट भी नहीं है, फैक्ट फाइंडिंग, स्टडी ऑफ सिमिलर सिस्टम और मॉड्यूलेशन तीनों करेक्ट ऑप्शन है और प्रोटोटाइपिंग गलत है। इस तरह तो नहीं होना था, यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट में गलती कर दी, यहाँ पे आना था इज अ फैक्ट फाइंडिंग, तो फिर हम प्रोटोटाइपिंग को करते। तो ऑप्शन स्टेटमेंट इसकी गलत है, तो इसका ऑप्शन जो सही है वो प्रोटोटाइपिंग ही है। लेकिन इस सूरत में कि अगर स्टेटमेंट ये होती है कि द फॉलोइंग इज अ फैक्ट फाइंडिंग, कि कौन सा फैक्ट फाइंडिंग मेथड है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 5। द नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय देयर इंफॉर्मेशन। तो इसमें ये है कि द नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, यानी कि जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की नेचर है, कैन बी कैरेक्टराइज्ड, उसे कैरेक्टराइज किया जा सकता है बाय द इंफॉर्मेशन, किसकी इंफॉर्मेशन से, कॉम्प्लेक्सिटी। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट है, द नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्सिटी, कंटेंट डिटरमिनेंसी, कंटेंट एंड डिटरमिनेंसी, ये ऑप्शन नंबर, जितने भी ऑप्शन है ये सारे रॉन्ग हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 6। अ प्रोजेक्ट इज कंसीडर्ड सक्सेसफुल इफ, एक प्रोजेक्ट जो है वो तब कंसीडर किया जाता है सक्सेसफुल जब, if the system was delivered in time and within budget। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है कि जब आपका जो सिस्टम है वो टाइम पे डिलीवर हो और विद इन बजट, और बजट के अंदर हो, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 7। cohesion is an internal property of a module whereas coupling is its dash with other module। इस एमसीक्यू में ये है कि कोहेजन जो है इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी है, कोहेजन एक इंटरनल प्रॉपर्टी है किसकी, ओपन मॉड्यूल की, मॉड्यूल की एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, वेयर जबकि कपलिंग इज इट्स डैश विद अदर मॉड्यूल। तो कपलिंग क्या है, अदर मॉड्यूल के साथ डिपेंडेंस है। ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट है, कोहेजन इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉड्यूल वेयर कपलिंग इज इट्स कोहेजन, इफ कपलिंग इज इट्स डिपेंडेंस विद अदर मॉड्यूल। ऑप्शन नेक्स्ट एमसीक्यूज था एमसीक्यू नंबर 8। एज पर पैटर कोड मेथोडोलॉजी द फॉलोइंग में नॉट बी अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर बीइंग एन ऑब्जेक्ट। आपने बताना है जो नीचे गिवन ऑप्शंस में से कौन सा परफेक्ट कैंडिडेट नहीं है फॉर बीइंग एन ऑब्जेक्ट पैटर कोड मेथोडोलॉजी में। कौन सा एक ऐसा कौन सा नहीं है परफेक्ट कैंडिडेट फॉर बीइंग एक एज अ बी फॉर बीइंग एन ऑब्जेक्ट, कौन सा परफेक्ट कैंडिडेट नहीं है, फोल्डर, बीन, स्टूडेंट या साइज। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ना स्टूडेंट, ये सब करेक्ट ऑप्शन है, आप इसके ऊपर निशान लगा लीजिएगा, मैंने वेरीफाई किया है कि जो एज पर पेटर कॉर्ड मैथोडोलॉजी द फॉलोइंग मे नॉट बी अ परफेक्ट कैंडिडेट, तो इनमें से बाकी तमाम जो है वो परफेक्ट कैंडिडेट हैं फॉर बीइंग एन ऑब्जेक्ट, फोल्डर, बीन और साइज। स्टूडेंट इसका रॉन्ग ऑप्शन है, तो इसका आप लोग लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 9। डैश रिक्वायरमेंट्स आर ओपन कॉल्ड प्रोडक्ट फीचर, कौन सी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं गिवन ऑप्शन में जो प्रोडक्ट फीचर्स मोस्ट कहलाते हैं। तो फंक्शनल, बिजनेस यूजर, नॉन फंक्शनल, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर ऑफन कॉल्ड प्रोडक्ट फीचर्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 10। फंक्शन ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी इज आल्सो नोन एज एक्शन ओरिएंटेड, ऑप्शन नंबर जो सी है तो करेक्ट है कि जो फंक्शन ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी है उसको हम ये भी कहते हैं कि एक्शन ओरिएंटेड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 11। सॉफ्टवेयर क्राइसिस अपेयर्ड इन, सॉफ्टवेयर क्राइसिस जो है सॉफ्टवेयर क्राइसिस वो कब अपेयर हुआ था, कब कब हुआ था, अर्ली 15 में, अर्ली 16 में, अर्ली 17 में, अर्ली 18 में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस अपेयर्ड इन अर्ली 15। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 12। इज डैश इज अनदर टेक्निक टू डॉक्यूमेंट डोमेन नॉलेज, के दूसरी आप बताएं कि अनदर टेक्निक कौन सी है डॉक्यूमेंट डोमेन नॉलेज की, बिजनेस मॉडल, एक्टिविटी डायग्राम, यूज केस मॉडल या स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, के स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इज एंड टेक्निक, एक दूसरी टेक्निक है, एक और टेक्निक है टू डॉक्यूमेंट डोमेन नॉलेज को डॉक्यूमेंट करने की। ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 13। एग्रीमेंट, असाइनमेंट, ऑथराइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी, डिपॉजिट, इंसिडेंट, ईटीसी आर द एग्जांपल ऑफ। आप बताना कि जो जितनी भी चीज़ें हमने रीड की हैं कि एग्रीमेंट होगी, असाइनमेंट होती हैं, ऑथराइजेशंस जो है, कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, डिलीवरी जो है, डिपॉजिट जो है, इंसिडेंट जो है, ये तो जो भी हैं ये किसकी एग्जांपल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स की हैं, पार्टिसिपेंट्स की हैं, टेंजिबल की हैं या ट्रांजैक्शन की। तो ये ट्रांजैक्शन की तमाम के तमाम एग्जांपल्स हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 14।
ओवल शेप इन स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम रिप्रेजेंट कि स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में जो ओवल शेप होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। इनपुट आउटपुट डेटा, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, स्टेट का करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 15। इन द डेटा फ्लो डायग्राम कम्युनिकेशन बिटवीन टू एक्सटर्नल एजेंट विदाउट एन इंटरमीडिएट प्रोसेस इज के डीएफडी के इन डेटा फ्लो डायग्राम में जो कम्युनिकेशन होती है बिटवीन टू एक्सटर्नल एजेंट्स के विदाउट एन इंटरमीडिएट प्रोसेस, बगैर इंटरमीडिएट प्रोसेस के, इस डैश प्रोहिबिटेड, मस्ट या पॉसिबल अवॉइडेड, प्रोहिबिटेड, उससे प्रोहिबिटेड, इज प्रोहिबिटेड। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है। आसान अल्फाज में आपने इसमें यही बताना है कि डेटा फ्लो डायग्राम जो डेटा इनके डेटा फ्लो डायग्राम में जो कम्युनिकेशन है दो एक्सटर्नल एजेंट्स के दो एक्सटर्नल एजेंट्स में जो कम्युनिकेशन है वो इंटरमीडिएट प्रोसेस के बगैर क्या है, प्रोहिबिटेड, मस्ट, पॉसिबल, अवॉइड। तो वो प्रोहिबिटेड है, ममनू है कि डीएफटी में कम्युनिकेशन दो एक्सटर्नल एजेंट्स के दरमियान बगैर इंटरमीडिएट प्रोसेस के ममनू है, प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 16। यूएमएल प्रोवाइड्स डैश डिफरेंट मैकेनिज्म कि यूएमएल आपको कितने डिफरेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है टू डॉक्यूमेंट करने के लिए डायनामिक बिहेवियर ऑफ सिस्टम के डायनामिक बिहेवियर को डॉक्यूमेंट करने के लिए आपको यूएमएल कितने मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी टू मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। यूएमएल प्रोवाइड टू डिफरेंट मैकेनिज्म टू डॉक्यूमेंट द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम कि यूएमएल हमें दो डिफरेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है डायनामिक बिहेवियर सिस्टम के डायनामिक बिहेवियर को डॉक्यूमेंट करने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 17। डायग्राम यूज टू कैप्चर डायनामिक बिहेवियर आर कॉल्ड डैश डायग्राम कि आपने बताना है डायनामिक बिहेवियर को कैप्चर करने के लिए हम कौन सी डायग्राम को यूज करते हैं, इंटरेक्शन डायग्राम, फ्लो डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम या कोलैबोरेशन डायग्राम। तो डायग्राम यूज टू कैप्चर डायनामिक बिहेवियर आर कॉल्ड इंटरेक्शन डायग्राम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 18। इन सीक्वेंस डायग्राम अ मैसेज इज रिप्रेजेंटेड बाय एन डैश कि सीक्वेंस डायग्राम में हम मैसेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से, स्ट्रेट लाइन से, डॉट लाइन से या बॉक्स से। तो ऑप्शन पर ए करेक्ट है, एरो से करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 19। डैश इज नॉट टाइप ऑफ मैसेज ऑफ सीक्वेंस डायग्राम कि आपने बताना है कि कौन सा इनमें से मैसेज सीक्वेंस डायग्राम का मैसेज टाइप नहीं है, कि मैसेज की कौन सी टाइपिंग है ऑफ सीक्वेंस डायग्राम की, सिग्नोरेंस, आसिग्नोरेंस, क्रिएट या अपडेट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, अपडेट के। अपडेट जो है वो मैसेज की टाइप नहीं है ऑफ सीक्वेंस डायग्राम। ये बाकी सिक्वेंस, आसिक्वेंस, क्रिएट जो है ये टाइप हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये टाइप नहीं है ऑफ मैसेज की ऑफ सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम की मैसेज की टाइप नहीं है अपडेट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 20। यूएमएल यानी यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज इज अमंग डिफरेंट डैश विच आर यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। इसमें है कि यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज अमंग डिफरेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, नोटेशन के। यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज अमंग डिफरेंट नोटेशंस व्हिच आर यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन का डॉक्यूमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है नोटेशंस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है MCQ number 1. But the most crucial non-functional requirement of a system to control radiation dosage that are emitted as treatment for cancer. तो इसका option number A correct है, accuracy. नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 2। विच द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव फॉर बिल्डिंग एन एनालिसिस मॉडल के इनमें से गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है एनालिसिस मॉडल की बिल्डिंग के लिए, फॉर बिल्डिंग एन एनालिसिस मॉडल। डिफाइन सेट ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, डिस्क्राइब कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, एस्टेब्लिश बेसिस फॉर सॉफ्टवेयर डिजाइन या डेवलप एन एब्रिवेटेड सोल्यूशन ऑफ फॉर द प्रॉब्लम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव फॉर बिल्डिंग एन एनालिसिस मॉडल कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है एनालिसिस मॉडल का बिल्डिंग के लिए। तो वो है develop an abbreviated solution of for the problem। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 3। CRUD ये आपका रिपीट हो गया, ये मैंने पीछे आपको करवा दिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज बेनिफिट ऑफ प्रोटोटाइपिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज बेनिफिट ऑफ प्रोटोटाइपिंग के आप बताएं कि जो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जिसको प्रोटोटाइपिंग का फ़ायदा नहीं समझा जाता, बेनिफिट प्रोटोटाइपिंग का बेनिफिट नहीं समझा जाता। तो ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट है कि प्रोटोटाइपिंग इज द टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस कस्टमर सेटिस्फेक्शन की प्रोटोटाइपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल यूज़र के इत्मीनान को कम करने के लिए किया जा सकता है।
कस्टमर के इत्मीनान को कम करने के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सब करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यू नंबर 5 इज एथोराइज, ये भी आपका रिपीट हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कोहेजन इज अबाउट मेकिंग श्योर दैट ईच कंपोनेंट डज वन थिंग एंड डज इट वेल। कोहेजन इस बात को यकीनी तौर पर मुमकिन बनाता है कि हर कंपोनेंट एक हर कंपोनेंट की वन थिंग होती है और कि हर कंपोनेंट एक काम करता है और अच्छे तरीके से करता है। ये भी आपका रिपीट हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, स्टैटिक कंपोनेंट ऑफ एन ओओए मॉडल आर। तो इसका स्ट्रक्चर इन नेचर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसमें आपने ये बताना था कि ओ का जो स्टैंड फॉर है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। इसमें आपने ये बताना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के स्टैटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं। Focus on control, not reusable, sensitive to timing and event processing, structure in nature। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रक्चरल इन नेचर के ओओए मॉडल का स्टैटिक जो कंपोनेंट है वो है स्ट्रक्चरल इन नेचर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यू नंबर 8, OOA is intended to define dash their relationship and their behavior। इसमें यह है कि OOA यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस का इज इंटेंडेड कि OOA का मकसद है टू डिफाइन डैश, किसको डिफाइन करना, वेरिएबल को, क्लासेस को, ऑब्जेक्ट्स को या सब्जेक्ट्स को। तो ऑब्जेक्ट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है कि OOA इज इंटेंडेड टू डिफाइन ऑब्जेक्ट्स, कि OOA का मकसद ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करना है, इनके तल्लुकात को डिफाइन करना है, एंड देयर बिहेवियर और उनके रवैये को, उनके बिहेवियर की वजाहत करना है। तो ये था आपका एमसीक्यूज नंबर 8। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं है। डेटाबेस डिजाइन, डेटा डिजाइन, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम डिटेल। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है, एल्गोरिथम डिटेल जो है वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यू नंबर 10, द वर्जन स्टेटमेंट शुड reflect a dash that will satisfy the need of diverse customer। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 10, द विजन स्टेटमेंट शुड रिफ्लेक्ट अ डैश, के विजन स्टेटमेंट में किसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए, दैट विल सेटिस्फाई द नीड ऑफ डाइवर्स कस्टमर, जो कि डाइवर्स कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बैलेंस्ड व्यू। द विजन स्टेटमेंट शुड रिफ्लेक्ट अ बैलेंस्ड व्यू, के विजन स्टेटमेंट को बैलेंस्ड व्यू को रिफ्लेक्ट होना चाहिए, दैट विल सेटिस्फाई, जो कि सेटिस्फाई करे नीड्स ऑफ डाइवर्स कस्टमर्स की। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 11, use case describes a system as a dash and hide the internal data from the user। इस एमसीक्यू में बताना है कि कौन सा यूज केस जो है सिस्टम को डिस्क्राइब करता है एज अ डैश बॉक्स एंड हाइड द इंटरनल डिटेल फ्रॉम, और यूजर से इंटरनल डिटेल्स को हाइड करता है। तो ब्लैक बॉक्स ये है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्लैक बॉक्स के यूज केस डिस्क्राइब द सिस्टम एज अ ब्लैक बॉक्स। यूज केस जो है उसको हम एज अ ब्लैक बॉक्स डिस्क्राइब करते हैं, जो कि यूजर्स की इंटरनल डिटेल्स को हाइड करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 12, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टूल टेक्निक एंड डैश। कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो किस किस का कॉम्बिनेशन है, टूल का, टेक्निक का और किसका, टेस्टिंग, प्रोसेसिंग, मेंटेनेंस और डिजाइन। तो प्रोसेसेस इसका करेक्ट ऑप्शन है, टूल्स, टेक्निक एंड प्रोसेसेस। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 13, द प्रोजेक्ट मैनेजर वुड नीड डैश टू मॉनिटर एंड ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द रिपोर्ट प्रोजेक्ट। इसमें आपने ये बताना है कि जो प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट है, कि प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के लिए, प्रोजेक्ट को मॉनिटर और ट्रैक करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर को किसकी ज़रूरत होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के, जो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है कि प्रोजेक्ट मैनेजर को रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी टू मॉनिटर एंड ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, के प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के लिए, प्रोग्रेस को मॉनिटर और ट्रैक करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर को रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यू नंबर 14, a software requirement a software document requirement document describe all the dash provided by the system along with the constraints under which it must operate। तो इसमें आपने बताना है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब ऑल द, के एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब ऑल द सर्विसेज, क्या डिस्क्राइब करता है, सर्विसेज को। कंडीशन, इसका करेक्ट ऑप्शन सर्विस है, कंडीशन, सर्विसेज, टास्क या एक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सर्विसेज के एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब करता है ऑल द सर्विसेज प्रोवाइड बाय सिस्टम, जो कि सिस्टम तरफ से प्रोवाइड की जाती है, अलोंग विद द कॉन्स्ट्रेंट अंडर विच इट मस्ट ऑपरेट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 15,
एग्रीमेंट, असाइनमेंट, ऑथराइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी, डिपॉजिट, इंस्टेंट, ईटीसी एग्जांपल ऑफ ये ट्रांजैक्शन के थे, ये भी आपका रिपीट हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन सीक्वेंस डायग्राम, ये भी आपका रिपीट हो गया है कि अ मैसेज इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो बिटवीन द लाइफ लाइन्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 17। Dash design decision should be ones that remain constant in software development cycle। तो इसमें आपने ये बताना है कि किस डिज़ाइन में किस में एक गिवन ऑप्शन में से किस में डिज़ाइन डिसीजन शुड बी वंस के डिज़ाइन के जो डिज़ाइन डिसीजन है ऐसे होने चाहिए रिमेन कांस्टेंट दैट रिमेन कांस्टेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में कांस्टेंट रहें। तो अर्ली लेट हेट्रोजीनियस या बोथ ए एंड बी। तो अर्ली डिज़ाइन डिसीजन शुड बी वंस के अर्ली डिज़ाइन डिसीजंस ऐसे होने चाहिए डेट रिमेन कांस्टेंट, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 18। द डेटा मॉडल कंसिस्ट ऑफ थ्री पीसेस ऑफ इंटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कि जो डेटा मॉडल है वो इंटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के थ्री पीसेस पर कंसिस्ट करता है। तो बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीस ऑफ इंटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो आप बताएं कि इन तीन में इन गिवन चार ऑप्शंस में से कौन सा इंटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का पीस नहीं है। एट्रीब्यूट, डेटा ऑब्जेक्ट्स, इंटर में कंट्रोल। तो एट्रीब्यूट, डेटा ऑब्जेक्ट और रिलेशनशिप जो है वो थ्री पीसेस हैं इंटर इन्फॉर्मेशन के, लेकिन कंट्रोल इसका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सब करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 19। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन डेवलपिंग एनी सिस्टम इज टू आइडेंटिफाई, कि सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि किसी भी सिस्टम की डेवलपिंग में वो किसकी शिनाख्त करता है, इज टू आइडेंटिफाई आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के आर्किटेक्चर को। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर लास्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 20। व्हेन मेजर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अ मॉड्यूल और अ कंपोनेंट इज लो टू द अदर, चेंजेस इन वन कंपोनेंट हैव इफेक्ट ऑन अदर कंपोनेंट इज। तो इसमें आपने ये बताना है कि जब किसी मॉड्यूल या फिर कंपोनेंट जब किसी मॉड्यूल या कंपोनेंट की आज़ादी का मेजर दूसरे से कम होता है, इंडिपेंडेंस का मेजर जो है दूसरे से कम होता है, तो एक कंपोनेंट में होने वाली तब्दीलियों का या चेंजेस का जो इफेक्ट है वो दूसरे कंपोनेंट्स पर होता है। नो नहीं होता, लो होता है, हाई होता है या इक्वल होता है। तो हाई हाई होता है कि अगर जब भी किसी मॉड्यूल या कंपोनेंट की इंडिपेंडेंस का जो मेजर है दूसरे से कम होता है, तो एक कंपोनेंट में होने वाली तब्दीलियों का असर दूसरे कंपोनेंट्स पर कितना होता है, हाई लो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हाई, हाई होता है। तो ये थे आपके एमसीक्यूज़। मैंने आपको दो फाइल्स करवाई हैं, एक वकार की और एक मास की, और इंशाल्लाह आपके इन्हीं फाइल्स में से एमसीक्यूज़ आएंगे। जो सीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनके मोस्टली पास्ट पेपर्स में से ही एमसीक्यूज़ आते हैं। तो ये आपके एमसीक्यूज़ थे। इंशाल्लाह आपके इसी में से एमसीक्यूज़ आएंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इन एमसीक्यूज़ को स्किप ना कीजिएगा, इनको ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।